हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के 5th एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें बेसिकली इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हमें क्या पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब ये होता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन होगा तो कहेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन नहीं होगा तो कहेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट है। तो पहले क्या करिए, आपको दिख रहा होगा इस x के आगे कोई नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है तो 1 दे देंगे, तो ये जाएगा 1x + 3y = 5, फिर 2x + 6y = 8। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से मैट्रिक्स बनाते हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो 1 3 2 6। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको हम लोग x और y कहेंगे। फिर उसके अंदर 5 और 8 डालेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं इस मैट्रिक्स को a कहते हैं, इस मैट्रिक्स को x कहते हैं। ठीक है, तो a × x = इस मैट्रिक्स को b कहते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? b कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब जो सारा कंसिस्टेंट का जो गेम है वो इस a के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए ax = b लिखा हुआ है, ax = b लिखा हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में सबसे पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो डायरेक्ट बोलिए कंसिस्टेंट है, डायरेक्ट बोलिए क्या है? कंसिस्टेंट है। और अगर मान लीजिए बाई चांस 0 आ गया तो उस केस में आपको फिर एक और चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है एडजॉइंट ऑफ ए × b। अगर ये भी 0 के इक्वल आता है तो भैया चुपचाप कॉपी छोड़ के भाग जाइएगा, आपसे नहीं लगने वाला। और अगर एडजॉइंट ऑफ a × b नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो डायरेक्ट बोलिएगा कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चार्ट याद रखिएगा, इसी की मदद से हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस a का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो डायरेक्ट कंसिस्टेंट, लेकिन अगर 0 आ गया, a का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो बोलेंगे, फिर उस केस में ये चीज़ भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं a का डिटर्मिनेंट क्या रहा है। इस 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो क्या आएगा? 6 आएगा, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, फिर इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 - 6 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यानी C11 C12 C21 और C22 निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग C11 निकालेंगे, तो यहीं मैं किनारे निकाल ले रहा हूँ, यहीं किनारे C11। तो C11 मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, आपको 6 दिख रहा होगा। ठीक है, ये 1 जो है जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो आपको 6 ही दिखेगा ना। ठीक है, तो 6 लिखेंगे C11 में, लेकिन आगे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 1 और 1 जोड़ने पे इवन आएगा। जोड़ने पे अगर इवन आया तो प्लस का साइन, और जोड़ने पे ऑड आया तो माइनस का साइन। कोफैक्टर निकालने का यही नियम है, मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, अब C12 निकालेंगे तो 1 2 को जोड़ने पे तो ऑड आएगा तो माइनस का साइन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में साइड कर देंगे तो 2 दिख रहा है, 2 हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। फिर C21 निकालेंगे, माइनस साइन लगेगा क्योंकि 2 और 1 को जोड़ने पे ऑड आएगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि हमें अब इस 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये 2 जो है वो जिस रो में है जिस कॉलम में साइड कर देंगे 3 दिखेगा, 3 हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। फिर C22 निकालेंगे। ठीक है, C22 मतलब लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। सबसे पहली बात तो प्लस का साइन आने वाला है, 2 और 2 जोड़ने पे इवन आएगा, प्लस का साइन आएगा मतलब 6 जिस रो में है जिस कॉलम में साइड कर देंगे आपको 1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1 इज़ द कोफैक्टर। अब C11 की जगह हम लोग मिटा के लिख देंगे 6, C12 की जगह मिटा के लिख देंगे -3, C21 की जगह सॉरी, मैंने यहाँ गलती से -2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, और C22 की जगह हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, ये एलिमेंट्स रखने में गलती ना करिएगा। पहला वाला यहाँ पे 6, ये दूसरा वाला यहाँ पे -2, तीसरा वाला -3 और चौथा वाला 1। ठीक है, ट्रांसपोज भी तो करना है, कई लोग ट्रांसपोज करना ही भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज भी कर देते हैं लगे हाथ। ठीक, ट्रांसपोज करने पर क्या जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज करना आता ही होगा। ये जाएगा 6 -3 -2 और 1। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम था ये फर्स्ट रो में बदल गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में बदल गया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या है, 6 -3 -2 और 1, और बी हमारा आया था 5 और 8। ठीक है, तो ये जो पहला वाला रो है, पहले वाले कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 6 5 30, 8 3 24। ठीक है, अब इस -2, 1 को इस 5, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2 5 10 और 1 8 8 +8। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक, जो कि है 6, -2। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स आया है, क्या वो ज़ीरो मैट्रिक्स है? नहीं है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट जीरो है ही नहीं। तो ये वाला केस सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पे हमें क्या मिल रहा है, ये वाला केस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, ये इनकन्सिस्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहीं मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।